गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्रदर वू की एपिसोड 19 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था हमारा वो एक ऑक्शन हॉल में जाता है जहाँ पर ब्रदर वू को वू फैमिली के लोगों ने बुलाया होता है। किंग भी वहीं पर होती है और किंग के फादर भी वहीं पर होते हैं। तो मास्टर जू हमारे वूफो से कहते हैं अगर तुम्हें यहाँ पर जो तुम्हारे डॉग को कुछ भी चीज यहाँ पर पसंद आती है तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उस चीज को खरीद दूंगा। पहले तो मास्टर जू वूफो के डॉग के लिए एक स्पिरिचुअल क्रिस्टल खरीद कर देते हैं। उसके बाद वहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होती है और काफी सारी चीजें आती है। उनमें से काफी सारी चीजें ऐसी होती है जो कि वूफो के लिए बिल्कुल बेकार होती है। वूफो उनमें से किसी भी चीज को पसंद नहीं करता। सारी की सारी चीजें भी काफी ज्यादा स्पेशल होती है क्योंकि यहाँ पर ऑक्शन में सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि कल्टीवेटर्स के लिए होती हैं या फिर बहुत ज्यादा स्पेशल होती हैं। तो यहीं पर भी इस ऑक्शन में आए हुए दो और लड़के बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है लगता है कि एक और आइटम बची है, मुझे लगता है कि ये वाली आइटम काफी ज्यादा स्पेशल होने वाली है। उसका साथ वाला दोस्त कहता है वो आइटम कितनी स्पेशल क्यों ना हो, हम लोग कौन सा यहाँ पर उस आइटम को खरीदने वाले, हम लोग तो वैसे ही ऑक्शन को देखने के लिए आए थे ना। उससे लड़की उन सभी लोगों से कहती है चलो अब हमारी फाइनल आइटम की बारी है। तो हम लोग यहाँ पर आपके सामने अपने फाइनल ट्रेजर को रखने वाले हैं। ये वाली आइटम बहुत ज्यादा स्पेशल है और जो भी इसके लिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट बिडिंग करेगा वही इसको खरीद पाएगा। वो लोग जैसी टेबल के ऊपर रखी हुई चीज के ऊपर से कपड़ा हटाते हैं तो उसके नीचे से वही क्रिस्टल निकलता है, यानी कि वो तलवार का टूटा हुआ टुकड़ा निकलता है। सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। वूफू को ये टुकड़ा चाहिए होता है। एल्डर जू भी वूफू की तरफ देखते हैं और कहते हैं लड़के क्या यही वो चीज है जो तुम्हें चाहिए। वूफू उनसे कहता है हाँ मुझे ये चाहिए। जैसे यहाँ पर बिडिंग स्टार्ट होती है तो उस बूढ़े मास्टर का स्टूडेंट भी यहाँ पर आया होता है। ये डिसाइपल जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और उन लोगों से कहता है मेरा नाम ली ज्यू है, मैं पहली बार इस तरह की में आया हूँ, मुझे ये टुकड़ा चाहिए, ये खजाना जो कुछ भी है ये मुझे चाहिए। तो आप में से कौन इस चीज को मेरे लिए खरीद कर मुझे देगा। बाकी के सभी लोग उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं क्या ये यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है। ये बंदा यहाँ पर ऑक्शन में चीज खरीदने के लिए आया है लेकिन इसके पास कोई भी पैसा नहीं है और ये चाहता है कि कोई दूसरा इसको इस चीज को खरीद कर इसको दे दे। है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, ऐसे तो ऑक्शन काम नहीं करती, कौन इसको खरीद कर ये देगा। टियान ही गैंग भी यहीं पर बैठा होता है। टियान ही गैंग उस बंदे की तरफ देखकर कहता है मुझे इतना तो पता था कि वूफू बहुत बड़ा कमीना है, बहुत ही बेशर्म इंसान है, लेकिन देखो जरा यहाँ पर एक और बेशर्म इंसान भी है जो कि उससे भी ज्यादा बेशर्म है। लीजियो के साथ बैठा हुआ एक बंदा उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए से कहता है क्या तुम बेवकूफ हो, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर कोई भी तुम्हें इस तरह अपने पैसे देकर इस चीज को खरीद कर तुम्हें दे देगा। तो लीजियो उसकी बात सुनने के बाद उसे घूर कर देखता है। जैसे वो उस लड़के को घूर कर देखता है तो उसका प्रेशर रिलीज होता है क्योंकि वो एक प्राइमर लेवल का मास्टर है, यानी कि कल्टीवेशन स्टेज के 4th लेवल पर है। वजह से उसका प्रेशर बाकी सभी लोगों से बहुत ज्यादा होता है। वहाँ पर जितने लोग होते हैं उन सभी को एक झटका लगता है, वूफू को भी। तो अपनी पावर को रिलीज करने के बाद वो उन सभी को एक नमूना दिखाता है और उसके बाद उन सभी लोगों से कहता है तो अब तुम लोगों का क्या ख्याल है, क्या तुम में से कोई यहाँ पर मेरी हेल्प करना चाहेगा, क्या कोई इस टुकड़े को मेरे लिए खरीदेगा। टियान ही गैंग जल्दी से अपने बैनर को उठाता है और वहाँ पर 10 लाख जुआन की बेट लगाता है। देखने के बाद वो उसे कहता है मेरे मास्टर मुझसे ये भी कहते हैं कि जब भी तुम किसी से कोई एहसान लेती हो तो उसका बदला जरूर चुकाना चाहिए, तो मैं तुम्हारे इस एहसान का बदला जरूर चुका दूंगा। वो टियान गैंग से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें एक विश ग्रांट करता हूँ, तुम मुझसे कुछ भी करवा सकते हो, चाहे तुम जो कुछ भी करवाना चाहो मैं तुम्हारे लिए वो करने को तैयार हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए नहीं। फिलहाल के लिए तो मैं इस टुकड़े को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ और उसके बाद तुम मुझे याद करना, मैं तुम्हें अपना नंबर दे जाता हूँ। जू फैमिली के एल्डर भी ली ज्यू की तरफ देखते हैं और कहते हैं इसकी कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ये लड़का कौन हो सकता है। वो वूफू से कहते हैं ये लड़का दिखने में बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इनके हाथों से क्रिस्टल को ले पाएंगे। वूफू से कहता है कोई बात नहीं, मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग है, हमारी जू फैमिली इनको हैंडल नहीं कर पाएगी, मैं खुद ही इसके साथ डील कर लूंगा। एल्डर जू से कहते हैं क्या ये लड़का तुम्हें जानता है। वूफू से कहता है नहीं ये लड़का मुझे नहीं जानता लेकिन मैं उसको जानता हूँ। तो ऑप्शन के खत्म होने के बाद सभी लोग वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। टियान ही गैंग अपने पास उसका नंबर लेकर बैठा होता है। टियान ही गैंग कहता है वो बंदा को हमने वो क्रिस्टल खरीद कर दिया है, उसने मुझे एक विश ग्रांट की थी, मुझे लगता है कि वक्त आने पर मैं उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर और हमारे काम भी आएगा। वूफू के पास एक डिवाइन वेपन है, इस बात का मतलब ये नहीं है कि वो हर बार हमें हरा सकता है, इस बार तो मैं उसको जरूर हरा दूंगा। इसी वक्त दरवाजे के ऊपर नॉक होती है। ली मैंग जाती है और जाकर दरवाजा खोलती है। जब वो दरवाजा खोलती है तो दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही बड़े से कद वाला एक बड़ा सा स्टूडेंट होता है जो कि हमारे हिडियन गैंग का सीनियर है। वो अंदर आ जाता है। हिडियन गैंग उसे वहाँ पर देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है ब्रदर वेलकम, तुम्हें देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। जबकि वो सीनियर स्टूडेंट भी अंदर आ जाता है और हिडियन गैंग से कहता है मैंने सुना है कि कोई तुम्हें यहाँ पर बुली कर रहा है, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि
मेरे जूनियर ब्रदर को कौन यहाँ पर बुली कर रहा है, मैं उसे पंच मारकर उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। हिटलैंड गैंग उसे कहता है अभी इतनी भी क्या जल्दी है उस लड़की को मारने की, पहले उसके हाथ से हम लोग उसका डिवाइन वेपन तो छीन ले। एक बार वो तलवार हमारे हाथ में लग गई, उसके बाद हम लोग उस लड़की को टॉर्चर करके थोड़ा थोड़ा करके मारेंगे। जबकि ली मैंग भी सोच रही होती है वो इस बार तो तुम बिल्कुल भी नहीं बचोगे, इस बार तो हमारे हाथ काफी पावरफुल लोग लगे हैं। नेक्स्ट सीन हमारे वुफू का दिखाया जाता है। वुफू का डॉग हस्की वो अभी भी इवॉल्व कर रहा होता है, उसके दांत काफी ज्यादा चेंज हो रहे होते हैं। वो उसकी तरफ देखता है और उसे कहता है मुझे नहीं पता था कि मेरा डॉग भी इस तरह इवॉल्व हो सकता है, तुमने स्पिरिट स्टोन्स को निगल कर उसको एब्जॉर्ब किया जिसकी वजह से अब तुम्हारी बॉडी इवॉल्व होती जा रही है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसी वक्त मिस लैन भी वहाँ पर आती है। मिस लैन उसके छोटे डॉगी की तरफ देखती है और कहती है लगता है कि तुम्हारा ये छोटा डॉगी ये भी ग्रो अप कर रहा है। वो मिस लैन की तरफ देखता है और उससे कहता है अब तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आई हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? वो उसे कहती है नहीं मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और साथ ही वो उसके बेड के ऊपर चढ़ जाती है और उससे कहती है क्या तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारे रूम में आने के लिए कुछ चाहिए होता है तभी मैं यहाँ पर आती हूँ, मुझे यहाँ पर आने के लिए कोई भी रीजन की जरूरत नहीं है। साथ ही उसे कहती है तो फाइनली हम दोनों इस वक्त रूम में बिल्कुल अकेले हैं। तो वो उसे कहता है हाँ हम दोनों वाकई में यहाँ पर अकेले हैं। साथ ही हमारा वुफू उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे बिस्तर के ऊपर गिरा लेता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसे कहता है तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस वक्त हम दोनों इस रूम में अकेले हैं, चलो फिर करते हैं। फिर आगे से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, और जल्दी से पीछे की तरफ उठा देती है और कहती है मेरी बात का वो मतलब नहीं था। साथ ही मिस लैन काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। वो उसे कहती है मैं तो यहाँ पर तुमसे ये पूछने के लिए आई थी क्या तुम इस बार की बैटल में हमारी यूनाइटेड यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करोगे जिस तरह तुमने लास्ट टाइम शी कॉलेज के बच्चों को हराया था, और मैं चाहती हूँ कि तुम हमारी टीम का हिस्सा बनो। वो उसे कहता है नहीं मुझे इस सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। मिस लैन उसे कहती है वैसे भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम इस बात के लिए एग्री करती हो या नहीं, क्योंकि इस बार हमारे ओपोनेंट्स बहुत ज्यादा पावरफुल है, अगर तुम इस बात के लिए एग्री करती हो तब भी तुम उनसे जीत नहीं पाओगे, इसलिए मुझे नहीं लगता कि हमारी यूनाइटेड यूनिवर्सिटी इस बार कोई हाई रैंकिंग को हासिल कर पाएगी। वो वहाँ पर पावरफुल कल्टिवेटर्स का नाम लेती है तो वो भी इसकी बातों में इंटरेस्ट ले रहा होता है। मिस लैन उसे कहती है इस बार के कंपटीशन में पूरे 10 कंपटीटर्स आने वाले हैं और वो 10 के 10 कल्टिवेशन के 3rd लेवल पर होंगे। तुम्हारे जैसे कमजोर लड़का 3rd लेवल के कल्टिवेटर्स को तो नहीं हरा पाएगा, चलो ठीक है मैं जाकर किसी और लड़के को ढूंढती हूँ। जैसे वो वहाँ से जाने लगती है वो उसे कहता है जरा रुको। लैन उसे कहती है अब तुम्हें क्या हुआ, अब ये मत कहना कि तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। वो उसे कहता है हाँ मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया है, मैं भी इस बार के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहता हूँ, मेरा नाम भी लिख देना। लेकिन उससे पहले और साथ ही वो अपनी शर्ट उतारना शुरू कर देता है। मिस लैन और भी शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शर्ट उतारता है, शर्ट के साथ साथ वो अपनी पैंट भी उतार देता है। वो और भी ज्यादा शर्माना शुरू कर देती है और उसे कहती है तुम ये कर क्या रहे हो। वो अपने कपड़े उतारते हुए उसे कहता है क्योंकि इस नाम के कल्टिवेटर्स को हरा पाना इतना भी मुश्किल काम तो नहीं है, मेरी कल्टिवेशन इस वक्त कुछ ज्यादा ही लो है, मैं इस वक्त फार्मिंग ग्राउंड के 1st लेवल पर हूँ, मुझे मिडिल लेवल तक पहुँचना होगा, मुझे यहाँ पर ब्रेक थ्रू करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पर कल्टिवेट करने वाला हूँ ताकि मैं ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर सकूँ। इस लैन भी वहीं पर कड़ी कड़ी सोच रही होती है तो ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कल्टिवेशन को इंक्रीज करके इतना पावरफुल बना है, मुझे तो लगा था ये यहाँ पर किसी और मेथड को यूज कर रहा है, ये तो यहाँ पर ब्रेक थ्रू करते वक्त पिल्स को भी यूज नहीं करता, ठीक है ये प्योर कल्टिवेशन को यूज कर रहा है। लैन उसे कहती है तुम यहाँ पर अपनी एनर्जी को इंक्रीज कैसे करोगे, यहाँ पर तो की पावर भी बहुत ज्यादा कम है, मुझे लगता है कि तुम ऐसे यहाँ पर कल्टिवेट करने के लिए बैठोगे और तुम अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट कर लोगे, ऐसा तो नहीं होता। वो से कहता है क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि कल्टिवेट करना इतना ज्यादा हार्ड है। वो वहीं पर बैठता और सोच रहा होता है मेरे लिए फार्मिंग ग्राउंड के मिडिल स्टेज के ऊपर पहुंचना यही काफी रहेगा इस कंपटीशन को जीतने के लिए और मिस्टीरियस नाम के एक्सपर्ट्स को हराने के लिए। इस वक्त आसपास से काफी सारी एनर्जी गैदर होना स्टार्ट होती है। मिस लैन कहती है ये तो आसपास से बहुत सारी एनर्जी को गैदर कर रहा है, लगता है कि ये बहुत ही जल्दी यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेगा। मिस लैन वहीं पर खड़े खड़े अपने सामने एक शेर बना लेती है क्योंकि वो बड़ी जल्दी अपने ब्रेक थ्रू को कम्प्लीट कर लेता है। लास्ट टाइम जब उसने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया था एनर्जी निकली थी जिसकी वजह से उसके कपड़े फट गए थे, और वो कहती है मैंने पहले से अपनी शील्ड को एक्टिवेट कर लिया है क्योंकि मुझे पता है कि ये मॉन्स्टर जब भी ब्रेक थ्रू करता है तो एनर्जी निकलती है। पिछली बार मेरे कपड़े फट गए थे लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला। वो वहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लेता है। वो उसे कहती है तुमने तो वाकई में ब्रेक थ्रू कर लिया, तुम तो इस वक्त फार्मिंग ग्राउंड के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुके हो। वो भी उसे कहता है हाँ मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने वाला हूँ। मिस लैन इस बात से काफी ज्यादा हैरान होती है। वो उसे कहती है अब मुझे चक्कर आ रही है, मैं बाहर जा रही हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है मुझे पूरे 5 साल लगे नाम के 1st लेवल पर पहुंचने के लिए। उसके बाद जब मैं फार्मिंग ग्राउंड में पहुंची थी तो मुझे 3 साल लगे थे फार्मिंग ग्राउंड में पहुंचने के लिए, लेकिन तुमने यहाँ पर बैठे बैठे फार्मिंग ग्राउंड के मिडिल स्टेज को हासिल कर लिया। आधी दरवाजे के बाहर का सीन दिखाते हैं। मोटू दरवाजे के बाहर होता है, कान लगाकर सुन रहा होता है। मिस लैन दरवाजा खोलती है तो मोटू सामने होता है। वो उसे देखकर हैरान होती है कि ये यहाँ पर कान लगाकर क्या सुन रहा है। मोटू से कहता है सीनियर सिस्टर प्लीज मुझे माफ करना, तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम दोनों अंदर कल्टीवेट कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेट ही कर रहे थे।
फिर साथ ही मोटू अंदर आता है और आके हस्की को उठा लेता है। वो वुफू से कहता है, ब्रदर वू, मैं इस डॉगी को बाहर ले जाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस डॉगी को यहाँ पर अंदर रहना चाहिए जब एक लड़की लड़का अंदर अकेले कल्टीवेट कर रहे हूँ। जबकि मिस लैन गुस्से के साथ दरवाजा बंद करके वहाँ से चली जाती है। मोटू कहता है, ब्रदर वू, कहीं मैं यहाँ पर गलत टाइम पर तो नहीं आ गया? मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? शायद तुम लोग यहाँ पर डुअल कल्टीवेट कर रहे होगे। लैन के वहाँ से चले जाने के बाद मोटू अपने वुफू से कहता है, ब्रदर वू, आज मेरा बर्थडे है, क्या तुम मेरे साथ रेस्टोरेंट में चलोगे? मैं अपने लिए एक रेस्टोरेंट बुक करवाता हूँ। वुफू से कहता है, हाँ क्यों नहीं, हम लोग दोनों चलेंगे। जल्दी से भागता हुआ बाहर चला जाता है और कहता है, तो मैं जल्दी से जाकर किसी होटल के रूम को बुक करवा देता हूँ जहाँ पर हम लोग केक काटेंगे और मजे करेंगे और पार्टी करेंगे। तुम्हारा मोटू वहाँ से भागता हुआ बाहर चला जाता है होटल का रूम बुक करवाने के लिए। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 19 का एंड हो जाता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।